हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 10, 12 और होम एग्ज़ाम की 6 से लेकर 8 तक सभी क्लासों के मॉडल पेपर हैं वो जारी कर दिए हैं। तो आप हमारे वेबसाइट और हमारे चैनल पर आकर वो सभी विषयों की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को आप जारी रख सकते हैं। अब स्कूलें खुल चुकी हैं तो स्कूलों में आकर आप अच्छे से पढ़ाई करें और मॉडल पेपर का सहारा लेकर आप अच्छे से तैयारी करें। यानी पेपर में छोटे प्रश्नों को शामिल किया गया है तो आप उन्हें तैयार करके और अच्छे से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनन तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो देख सकते हैं आप। जनन एक सामान्य परिचय के रूप में पढ़ेंगे हम, फिर यौवनारंभ काल पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, जनन की प्रावस्थाएं, मादा जनन तंत्र का चित्र। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करेंगे। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जनन तंत्र एक सामान्य परिचय। जनन सभी जीवों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तंत्र है। जनन तंत्र की सहायता से जीव अपनी जाति या वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करते हैं। इसे जनन कहते हैं। यानी जनन क्यों करते हैं? तो ये अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जीवों में होने वाली इस प्रक्रिया को हम प्रजनन या जनन कहते हैं। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन द्विलिंगी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक के रूप में शुक्राणु तथा मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु व अंडाणु के संपर्क में आने को निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जायगोट का निर्माण होता है, और युग्मनज के परिवर्तन से नए जीव का निर्माण होता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेल और फीमेल के एक डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये मेल है, ये मेल गेमिट, फीमेल से फीमेल गेमिट, यानी मेल गेमिट होगा शुक्राणु और फीमेल गेमिट होगा अंडाणु। यहाँ पे देखिए, इन दोनों में क्या होगा? निषेचन होगा, यानी ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। यहाँ पे दोनों का ये निषेचन हो रहा है। निषेचन के बाद में एक युग्मनज का निर्माण होगा, यानी द्विकेंद्र की अवस्था यहाँ पे बनेगी। फिर इसमें विभाजन होंगे, विभाजन से एक कोरक संरचना का निर्माण होगा और फिर कोरक है वो धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं यौवनारंभ काल, यानी जिसे प्यूबर्टी भी कहते हैं, कि यौवनारंभ काल क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन हेतु उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि में होता है जिसे यौवनारंभ काल कहते हैं। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है तथा जनन परिपक्वता आती है। लड़कों में आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कांख व जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा तेलीय होना, ये लड़कों के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण हैं जिन्हें यौवनारंभ काल में देखा जाता है। फिर लड़कियों में कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। लड़कियों में स्तन का बनना, आकार में वृद्धि होना, त्वचा तेलीय होना, जननांग क्षेत्रों में बालों का आना और रजोधर्म शुरू होना, ये लड़कियों के लक्षण हैं। अब ये उम्र क्या है इनकी, कि किस उम्र में ये लक्षण है वो प्रारंभ होते हैं? तो लड़कियों में यौवनारंभ है वो लड़कों की तुलना में जल्दी होता है, यानी 12 से 14 वर्ष, तथा लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु में हो जाता है। लैंगिक परिपक्वता 18 या 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मानव में नर जनन तंत्र में प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक अंग के बारे में, और प्राथमिक अंग में शामिल होता है वर्षण। वर्षण यानी टेस्टीज। प्राथमिक लैंगिक अंग वर्षण होता है
वर्षण नर युग्मक शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। मानव में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश यानी सेक्रोटम में रहते हैं। अब द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं, तो इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अधिवर्षण एपिडिडाइमिस। अधिवर्षण वर्षण के पीछे स्थित होते हैं। इसके द्वारा शुक्राणु वर्षण से शुक्रवाहिका में आते हैं। अधिवर्षण में शुक्राणुओं का परिपक्वन व संग्रहण होता है। ये हो गया अधिवर्षण। दूसरा जो लैंगिक अंग है वो है वर्षण कोश, जिसे स्क्रोटम भी कहते हैं। देखिए वर्षण कोश वर्षण को अपने अंदर स्थित रखते हैं। शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्षण है वो शरीर के बाहर यानी उदर गुहा के बाहर एक थैली में होते हैं जहाँ पर तापमान कम होता है। वर्षण कोश ताप नियंत्रण के तौर पर भी कार्य करते हैं, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो बनाए रखते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंसेस। शुक्राणु शुक्राशय तक शुक्रवाहिका के द्वारा पहुंचते हैं। यानी जब शुक्राणु वर्षण में तैयार होते हैं तो वो शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राशय तक पहुंच जाते हैं। शुक्रवाहिका व मूत्राशय संयुक्त नलिका का निर्माण करती हैं और इसी के द्वारा मूत्र और जो शुक्राणु हैं वो बाहर स्खलित किए जाते हैं। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। चौथा जो अंग है वो है शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स। शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय की भित्ति से एक चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। यह पदार्थ शुक्राणुओं को गतिशीलता भी प्रदान करता है। अगला जो भाग है प्रोटेस्ट ग्रंथि। देखिए क्या होती है, शुक्रवाहिनी व मूत्रवाहिनी के संधि स्थल के समीप ही प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक क्षारीय द्रव का स्राव करती है जो शुक्राणुओं को जीवित रखने का काम करती है। यह द्रव शुक्राणुओं को तरलता प्रदान करता है। फिर है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। यह एक प्रकार की पेशीय नलिका है। यह नलिका शिशन के शीर्ष बिंदु पर खुलती है। यह मूत्र व वीर्य स्खलन की संयुक्त नलिका होती है। इसे यूरिनोजेनेटाइल कैनाल भी कहते हैं, यानी मूत्र जनन नलिका भी कहते हैं। अब हम अगले भाग और अंतिम भाग है जो शिश्न पेनिस कहते हैं। यह एक प्रकार का पेशीय और नलिकाकार अंग होता है। शिशन पुरुषों का मैथुनांग होता है, यानी मैथुन क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसके माध्यम से शुक्राणु मादा के जनन तंत्र तक पहुंचाए जाते हैं। शिशन जिस ऊतक का बना होता है उसका नाम है हर्षक ऊतक। इस ऊतक में रिक्त स्थान होते हैं जिसमें कोशिकाएं व धमनियां रहती है। उत्तेजना के समय इन कोशिकाओं में जो रिक्त स्थान है रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे यह उत्तेजित हो जाता है। सामान्य अवस्था में छोटा तथा शिथिल रहता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्यमय शुक्राणु को मादा जनन अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये शिशन की सामान्य जानकारी थी। अब देखिए यहाँ पे नर जनन तंत्र मूत्राशय आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह शुक्रवाहिनी है जो वर्षण से शुक्राणुओं को लेकर शुक्राशय तक जाती है। ये आप बेलनाकार संरचना देख रहे हैं, ये शिशन है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्षण है। इधर ये शुक्राशय है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि इसके पास में पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये मूत्रजनन नलिका है। मूत्रजनन ये नलिका यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसके पीछे की ओर अधिवर्षण पाया जाता है, देख सकते हैं आप।
और ये बाहर वाला जो आवरण है ये वृषण कोश कहलाता है। ये आप देख रहे हैं बाहर वाला आवरण है, ये वृषण कोश का है। तो आप इस चित्र को अपने कॉपी पेन लेकर बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये चित्र बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र को भी नर जनन तंत्र की तरह प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया गया है। प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है और द्वितीयक लैंगिक अंग में अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम अंडाशय यानी ओवेरी के बारे में पढ़ेंगे। देखियो, मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय मादा जनन कोशिकाओं यानी अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी दो हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। आप समय समय पर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं वीडियो को रोककर। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम देख सकते हैं यहाँ पे अंडवाहिनी व अंडाशय किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखो, ये है अंडवाहिनी, आप चित्र में देख सकते हैं, ये अंडवाहिनी है और ये है अंडाशय के अंदर की संरचना। ये यहाँ से देखो स्टेज है इनकी अलग अलग। यहाँ पे अंडे का निर्माण किस प्रकार होता है और किस प्रकार ये यहाँ पर अंडवाहिनी के द्वारा ले जाकर यहाँ पे गर्भाशय में ले जाया जाता है। अब हम अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, यह एक लंबा कुंडलित अंग होता है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित है। अंडवाहिनी अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। दूसरा भाग है गर्भाशय। दोनों ओर की अंडवाहिनियां मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय उदर के निचले भाग में खोखला मांसल अंग है। इसके दोनों ओर अंडवाहिनियां आकर मिलती हैं। इसका ऊपर का भाग छोटा तथा नीचे का भाग संकरा होता है। निषेचित अंड गर्भाशय के अंतर स्तर में स्थापित होकर भ्रूण का विकास करता है, यानी अंतर स्तर में ये रुक जाता है। माता व भ्रूण के मध्य पोषण के लिए प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। अब अगला भाग है योनि। देखो, योनि एक पेशीय नलिका होती है जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्राव तथा प्रसव के मार्ग का कार्य भी करता है। योनि में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एक विशेष प्रकार का अम्ल लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल कार्बनिक अम्ल के साथ मिलकर योनि का जो माध्यम है अम्लीय बनाता है। मानव मादा में योनि और जो जनन मार्ग है मूत्र मार्ग, ये दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि नर में एक ही मार्ग होता है। यहाँ पर आप ये चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि ये अंडवाहिनी है इधर, यानी दो अंडवाहिनियाँ होती हैं, दो ही अंडाशय होते हैं और दोनों अंडाशयों से अंडवाहिनियाँ जुड़ी होती हैं। और ये बीच में आप देख रहे हैं कि मांसल भाग है, खोखला भाग, गर्भाशय, यहाँ पे शिशु का परिवर्धन होता है और अंडे का जो परिवर्धन है वो भी यही होता है। और जो निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी में संपन्न होती है, यानी ये भाग है जैसे यहाँ पर अंडवाहिनी में या इधर से कहीं भी संपन्न हो सकती है। और संपन्न होने के बाद में ये गति करता हुआ गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। और आप देख रहे हैं नीचे की ओर अंतिम भाग है इसका, जो योनि है, योनि के द्वारा मैथुन क्रिया होती है और शुक्राणु है वो यहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रजनन की अवस्थाएं, फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। मानव में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं होती हैं। पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन दो प्रकार का है, नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन, यानी नर युग्मकों का निर्माण और मादा युग्मकों का निर्माण। फिर इनके बाद में जो क्रिया आती है वो होती है निषेचन की, यानी जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
तीसरी है विदलन की क्लीवेज कहते हैं। चौथी है भ्रूण का रोपण जिसे इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो भी कहते हैं। और लास्ट में प्रसव है यानी एकाउचमेंट। ये प्रजनन की प्रावस्थाएं हैं। अब हम युग्मक जनन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए अंड जनन और ये है शुक्र जनन, यानी अंडे का निर्माण होना अंड जनन कहलाता है और शुक्राणु का निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है। यहाँ पे देखिए इनमें विभाजन होते हैं और कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा डबल होती हैं। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी यहाँ पे ये 4 अंडाणु कोशिकाएं बनेंगी और 4 ही शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये होता है युग्मक जनन, यानी अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण। देखिए ये निषेचन की क्रिया है, इस प्रकार संपन्न होती है। ये अंडा है, यहाँ पर ये अंडे का बाहरी भाग है और ये शुक्राणु है। ये यहाँ पर इसके संपर्क में आता है और इसकी भित्ति को गलाकर अंदर इसके केंद्रक से संयुक्त हो जाता है और युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन, विदलन व भ्रूण का रोपण देख सकते हैं आप। ये एक सामान्य प्रोसेस है। देखिए यहाँ से अंडा निकलने के बाद में ये यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय से अंडा निकलेगा और धीरे धीरे यहाँ से अंडा निकलने की क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं और इसका नाम है oocyte। oocyte फिर धीरे धीरे वृद्धि करेगा, आगे जाएगा और यहाँ पर मिथुन के द्वारा प्राप्त शुक्राणु आते हैं। देखिए यहाँ पे शुक्राणु छोटी छोटी अवस्था में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनका क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के बाद में ये धीरे धीरे देखो डे फर्स्ट है, डे सेकंड पर ये पोजीशन हो जाती है, डे 3 और 4 में ये 4 कोशिका अवस्था बन जाती है और फिर डे 4, डे 5, डे 6 ऐसे ऐसे चलते चलते और ये डे 8, डे 9 तक ये यहाँ पर गर्भाशय में आके देखो इसकी गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। तो ये आप सारी प्रक्रिया देख सकते हैं। अब है अगली क्रिया है विदलन। देखिए युग्मनज आप देख रहे हैं चित्र में, ये युग्मनज है। पहला चित्र युग्मनज का है जिसे जाइगोट कहते हैं। अब इसमें विभाजन होना प्रारंभ होते हैं, जिस प्रक्रिया को कहते हैं विदलन कहते हैं, क्लीवेज होता है। इसमें देखिए ये कई कोशिकाएं बनती हैं, एक गेंदनुमा संरचना बनती है, यानी ये 8 सेल वाली कोशिकाएं हैं, स्टेज है। 8 कोशिकीय भ्रूण कहते हैं जिसे। फिर इसमें क्लीवेज जारी रहता है और ये ब्लास्टुला क्रॉस सेक्शन बनते हैं, यानी इस प्रकार की कोशिकाएं हो जाती हैं। इसके बाद में ये अगली प्रक्रिया है गैस्ट्रुलेशन कहते हैं और इसमें ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है, गैस्ट्रुला क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यह है विदलन की प्रक्रिया। आप देख सकते हैं चित्र रूप में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप यहीं पे तुरंत आप लाइक करें और कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। भ्रूण का रोपण व प्रसव, देखिए वीकली यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले सप्ताह में इसका रोपण होता है, फिर धीरे धीरे ये 8 कोशिका की अवस्था बनती है, फिर 3 सप्ताह में देखिए संरचना बनना शुरू हो जाती है, ब्लास्टुला ये बनना शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इसका परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है। 7 सप्ताह, 8 सप्ताह देख रहे हैं आप, 9 सप्ताह में ये आकृति बनना प्रारंभ हो जाती है, एक नन्ना जो भ्रूण है वो तैयार हो जाता है। फिर 16 सप्ताह में देखिए भ्रूण लगभग तैयार हो जाता है, इसके अंग फिर 20 से 36 माह में ये पूरे विकसित हो जाते हैं और 38 माह का शिशु ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल एक नया शिशु के रूप में परिवर्तित हो चुका है। फिर ये प्रसव के समय 38 सप्ताह का जो शिशु है वो जन्म लेता है। अब अंत में देख सकते हैं यहाँ पे एक नन्हे शिशु का जन्म होता है जिसे नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। और आप सभी ने इस नन्हे शिशु के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो दोस्तों आप लाइक करें। दोस्तों इस छोटे से बाबू के लिए एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें। और यहाँ पे जो मॉडल पेपर हैं उनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।